हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं 4th वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया फाइलम कोर डेटा के जनरल कैरेक्टर्स, फाइलम कोर डेटा के क्लासिफिकेशन, बेलेनोग्लोसस के एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, और बेलेनोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं इस सेमेस्टर से 5th वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे हेमी कोर डेटा के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हेमी कोर डेटा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जो है नोट्स भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए सब फाइलम हेमी कोर डेटा। इस वीडियो के अंदर हम सब फाइलम हेमी कोर डेटा को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स यानी कि जनरल फीचर्स को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो साथ में आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में बीएससी सेकेंड ईयर में कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि हेमी कोर डेटा दोस्तों इसके अंदर रखा गया है बेलेनोग्लोसस। और एग्जाम पेपर में बेलेनोग्लोसस की लाइफ साइकिल के अंदर होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजी होती है, और उस फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इसकी बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजी होती है उसके लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। तो वो एग्जाम पेपर में कई बार रिपीट होता रहता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और कभी कभी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी पूछ लेता है बेलेनोग्लोसस का, वो भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आप जाएंगे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप पूरे फाइलम कोर डेटा का आपको प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेमी कोर डेटा के बारे में। दोस्तों, हेमी कोर डेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो कोर डेटा की क्लासिफिकेशन में भी यही बताया था आपको, कि पहले ये जो हेमी कोर डेटा है दोस्तों, इसको कोर डेटा सब फाइलम यानी कि कोर डेटा के अंदर ही रखा गया था। ठीक है। इसको जो है प्रोटोकोर्डेट के 3 सब फाइलम थे, यानी कि उस 3 सब फाइलम के अंदर ये एक सब फाइलम हेमी कोर डेटा भी था। बट रिसेंटली क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है। इसको नॉन कोर्डेट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमी कोर डेटा का मतलब क्या होता है। हेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है। और कोर डेटा का मतलब, जैसे कि हम कोड को भी स्प्लिट करें तो हमें एक वर्ड निकल कर आएगा स्ट्रिंग। ठीक है। क्योंकि जर्मन वर्ड स्ट्रिंग निकल कर आएगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है दोस्तों रॉड। ठीक है। यानी कि जो नोटो कोड होता है दोस्तों, डायरेक्टली मैं आपको कहना चाहूँगा कोर्डेट का मतलब आप समझ लीजिए नोटो कोड की बात हो रही है। ठीक है। जो कि कोर डेटा का एक मेन फीचर्स होता है। तो दोस्तों, हेमी का मतलब हाफ और नोटो कोड, यानी कि इनके अंदर दोस्तों नोटो कोड जो पाया जाता है वो ट्रू नोटो कोड नहीं पाया जाता। ठीक है। इसीलिए इसको जो है नॉन कोर्डेट्स के अंदर इंक्लूड किया गया। ये हाफ कोर्डेट इनको कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसलिए इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, ड्यू टू द सम सिमिलरिटीज विथ कोर्डेट। कोर्डेटा से सिमिलरिटीज रखने के कारण, क्योंकि इनके अंदर भी फेरेंजियल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। सम वर्कर्स कंसीडर्स हेमी कोर डेटा एज ए सब फाइलम अंडर कोर डेटा। उन्होंने क्या किया, कुछ वर्ग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, उन्होंने क्या किया कि इसको जो है हेमी कोर डेटा को जो है कोर डेटा के अंदर ही, यानी कि प्रोटो कोर डेटा के अंदर ही इसको सब फाइलम के रूप में रख दिया था। बट रिसेंटली इसको अब निकाल दिया गया है। दोस्तों, इसको हम स्टोमो कोर डेटा भी बोलते हैं और एडिलो कोर डेटा भी बोलते हैं। ठीक है। ये पॉइंट नोट करके रखना। कभी कभी अगर ऐसा पूछा जाए, सपोज आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एग्जाम पेपर में स्टोमो कोर डेटा का जनरल कैरेक्टर्स पूछे और साथ में उसका क्लासिफिकेशन पूछे, तब आप क्या सोचेंगे। जबकि आपको पता है हेमी कोर डेटा, अगर आपको नहीं पता है कि हेमी कोर डेटा को ही स्टोमो कोर डेटा बोला जाता है, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो आप इजीली कम से कम उसको क्लासिफाई कर देंगे, उसके जनरल फीचर्स को लिख देंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने बेलेनोग्लोसस का जनरल फीचर्स लिखा है, अगर आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को अगर वो वाली वीडियो देख ली है, तो इससे क्या होगा कि आपको पहले से ही कई सारे फीचर्स पता लग जाएंगे। ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, वास स्थान। आखिर ये जो एनिमल्स हैं हेमी कोर डेटा के अंदर, जितने भी एनिमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों, दे आर मोस्टली मैराइन होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये पॉइंट आएगा मैराइन, यानी कि समुद्र के जल में पाए जाने वाले, मैराइन वाटर में पाए जाने वाले। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या नोट करेंगे दोस्तों, ये जो है बिलो में रहते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, कॉलोनी में भी रहते हैं और सोलिटरी यानी कि अकेले भी रहते हैं, कॉलोनियल भी रहते हैं और सीडेंट्री भी होते हैं। ठीक है।
तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, दे आर मोस्टली, और सबसे पहले तो ये बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि हमने देखा बेलेनोग्लोसस जो कि यू शेप का इस तरह से बिल बनाकर रहता है, ठीक है। और बाकी बेलेनोग्लोसस के जो जनरल फीचर्स है उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम उसी से मैच करके ही इसको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब वासस्थान, यानी कि कहाँ पर रहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है बिल बनाकर रहते हैं, मैराइन होते हैं यानी कि समुद्र के वाटर में, कॉलोनी में भी रहते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो अकेले पाए जाए, कॉलोनी में भी रहते हैं और सोलिटरी भी होते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बॉडी फॉर्म। इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह की होती है, तो नोट करेंगे इनकी जो बॉडी होती है वो होती है सॉफ्ट, वॉर्म लाइक एंड डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जैसा कि आप देख सकते हैं बेलेनोग्लोसस के डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है दोस्तों, प्रोबोसिस, उसके बाद होता है दोस्तों कॉलर, और फिर होता है नीचे पूरा जो रेस्ट ऑल भाग जो होता है, बचा हुआ भाग, वो सब ट्रंक कहलाता है, जैसा कि हमने बेलेनोग्लोसस की बॉडी स्ट्रक्चर में देखा। इनकी जो बॉडी होती है जनरली क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। बॉडी सॉफ्ट होती है और वॉर्म लाइक होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सीलोम। इनकी बॉडी की जो सीलोम होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात तो ये जो है ट्रू सीलोम पाया जाता है, एंड द हेमिकोडेटा आर एंटेरोसिलस, ये एंटेरोसिलस होते हैं और डिविजिबल इनटू प्रोटोसीलोम, मिजोसीलोम एंड मेटासील, ठीक है। आप कह सकते हैं प्रोटोसील, मिजोसील एंड मेटासील, यानी कि तीन इनकी जो एंटेरोसिलस होती है वो तीनों भाग में, जैसे आपने देखा प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक देखा, तो ये जो है इन तीनों पार्ट में प्रोटोसील, मिजोसील एंड मेटासील, इस तरीके से इसके अंदर कैविटी पाई जाती है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों इनकी जो बॉडी होती है, अगर उनकी बॉडी की सिमेट्री चेक करें, ठीक है, सिमेट्री अगर आप चेक करें तो आप देखेंगे एक तो होता है एसिमेट्री, यानी कि कोई भी वहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है, यानी अगर दूसरा होता है सिमेट्री, अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसमें रेडियल सिमेट्रिकल भी होता है, किसी किसी एनिमल्स की बॉडी जो है रेडियल सिमेट्रिकल होती है, किसी किसी एनिमल्स की बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, और जिसकी सिमेट्री नहीं होती उसको हम एसिमेट्री बोल देते हैं। तो इन एनिमल्स की सिमेट्री कैसे होगी, इन एनिमल्स की जो बॉडी की सिमेट्री वो होती है दोस्तों बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी कि अगर आप इन एनिमल्स को बीच में से काटते हो, ठीक है, तो जितना भाग इधर आया है उतना भाग उधर आएगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट में कट जाना ही, अगर आप बीचों बीच से काटते हैं, 2 इक्वल पार्ट में बराबर भागों में कट जाए, उसको कहा जाता है बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी हो गई, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, और ठीक है इस तरह के जो और कुछ एडल्ट इकाइनोडर्म, इनकी जो बॉडी होती है दोस्तों वो रेडियल सिमेट्रिकल होती है, यानी कि आप उनको किसी भी भाग से काटें तो वो क्या होता है, हर जगह से सिमेट्री आपको नजर आएगी, ठीक है। लेकिन एक होता है कि बीच से काटना, बायलैटरली सिमेट्रिकल, बाई मतलब 2, लेटरल मतलब किनारे किनारे वाले जो भाग होते हैं, लेटरली जिसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इनकी जो बॉडी होती है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। और बाकी आपने देखा होगा जो पीछे जो नॉन कोडेट जैसे टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा या एडल्ट इकाइनोडर्म की हम बात करें तो उनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर रेडियल सिमेट्रिकल होती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टोमोकोड, ये पॉइंट निकल कर आया है, स्टोमोकोड क्या होता है दोस्तों। इनके अंदर जो हमने पढ़ा है कि कोर्डेटा के अंदर नोटोकोड पाई जाती है, बट इनके अंदर जो है ट्रू नोटोकोड अब्सेंट होता है, तो उसकी जगह उसको हम क्या बोलेंगे, जो ट्रू, या फिर हम कहेंगे कि अगर वो फॉल्स नोटोकोड है तो उसको क्या नाम देंगे, स्टोमोकोड। इट इज होलो आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी कोल्ड, जिसको हम बोलते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम, एंड इट इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिक, ठीक है। मतलब अगर इसमें अगर आप कहेंगे एक तरीके से कि नोटोकोड अगर प्रेजेंट भी होता है, जो फॉल्स नोटोकोड प्रेजेंट होता है वो इनकी बॉडी के आगे वाले पार्ट में, अग्र भाग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा पोरीफेरा के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे हम हेमिकोर्डेटा की ही बात कर लेते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फाइलम कोर्डेटा का जनरल फीचर्स में भी हमने देखा था कि उनकी बॉडी भी जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। तो स्टोमोकोड को देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब, जैसे दोस्तों ये हमने यहाँ पर लिख दिया है डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो इट इज़ कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट का सीधा सा मतलब यह हुआ कि इनकी जो बॉडी होती है वो माउथ से ओपन होती है और एनस से फिनिश होती है, और इस तरह का जो भी एलिमेंट्री कैनाल होगा, जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, उसको हम कहेंगे कंप्लीट, जो कि माउथ से स्टार्ट हो और एनस पर जाकर खत्म होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ अब यहाँ पर,
दोस्तों ये जो है तीनों जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों तरह के जर्म लेयर से इनकी बॉडी बनती है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि कई सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिन जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि उनकी जो है 2 जर्म लेयर से बनी होती है। बट ये जो एनिमल है हेमिकोर्डेटा के जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सभी की जो बॉडी होती है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों तरह के जर्म लेयर से बनी होती है। दोस्तों इनकी बॉडी में फेरेंजियल क्लेफ्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है दोस्तों हेमिकोर्डेटा यानी कि हाफ कोर्डेटा। फेरेंजियल क्लेफ्ट्स का प्रेजेंट होना तो कोर्डेटा के लक्षण है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेस्पिरेशन। अच्छा, ये रेस्पिरेशन कैसा होता है इनके अंदर? जनरली हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन जो है कहीं पर बॉडी सरफेस के हेल्प से भी हो जाता है, ठीक है। कई सारे हमने फाइलम्स पीछे डिस्कस किए नॉन कोर्डेट्स के अंदर भी, तो उनमें क्या देख रहे थे हम कि इन जो बॉडी जो सांस लेने की प्रक्रिया है यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन जो होता है, वो बॉडी के सरफेस से भी हो जाता है या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, टेक प्लेस थ्रू ए ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स बियरिंग गिल स्लिट्स। इनके अंदर जो है फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, यानी कि ब्रैंकियल पोर्शन में के थ्रू जो है इनमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू ए ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, और जिसके अंदर बियरिंग जो होती है यानी कि इनके अंदर गिल स्लिट्स होती है, गिल स्लिट्स धारण करती है, बियरिंग का मतलब यही हुआ। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। दोस्तों जनरली हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को किस तरह से देखते हैं? ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप का क्या मतलब हुआ? अगर ब्लड का फ्लो दोस्तों वेन्स या किसी वेसल्स के अंदर हो रहा है तो अब आप कहेंगे कि ये क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। लेकिन अगर विदाउट वेसल्स के ही अगर फ्लो हो रहा है बॉडी में तो उसको क्या कहेंगे हम दोस्तों? ओपन टाइप, ठीक है। जैसे हमने देखा कोर्डेटा के अंदर, यानी कि हम अपने ही बात कर लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो नसों में दौड़ता है, जो ब्लड का फ्लो है वो वेसल्स के अंदर दौड़ता है, ठीक है। फ्लो कहाँ पर होता है? वेसल्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं हेमिकोर्डेटा के अंदर, तो इनके अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब कि कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, और यूजुअली एक कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट वेसल्स, एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स प्रेजेंट होंगी ऑन वन डोर्सल एंड वन वेंट्रल एंड इंटरकनेक्टेड, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय लेटरल वेसल्स, यानी कि जो किनारे किनारे पर जो लेटरल वेसल्स होती हैं उन वेसल से और साइनस से, ठीक है। और दोस्तों जनरली इनके अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो कलरलेस होता है। हमने खुद अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो कलर है ब्लड का वो रेड कलर का होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का होता है, बट इनके अंदर जो है कलरलेस ब्लड पाया जाता है, ठीक है, यानी कि कोई कलर नहीं होता। उसके बाद आता है 8 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद कर लो, इन पॉइंट्स के थ्रू आप इजीली खुद ही आप याद कर, मतलब कि एक होता है कि कई सारे टीचर्स बता तो देते हैं, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, बट आप इसको एक याद करना भी एक अलग से कला हो जाती है, ठीक है। यानी याद करने की एक टेक्निक भी होनी चाहिए हमारे पास कि हमने यहाँ पर नोट तो कर लिया, नोट करने के लिए तो कई सारी चीज़ें हैं नोट करने के लिए, बट आप याद कैसे करोगे? तो दोस्तों अपने माइंड में सिर्फ ये रखो, हैबिटेट, बॉडी फॉर्म, सीलोम, मतलब ये सारे पॉइंट आप याद कर लेते तो आप सिर्फ हेमिकोर्डेटा ही नहीं, कोर्डेटा जितने भी फाइलम हैं उन सभी के कैरेक्टर लिख सकते हो सिर्फ अपने इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर। सभी में हैबिटेट है, आप खुद ही तो नोट कर लो, कोई भी आप फाइलम ले लो, आप हैबिटेट जरूर देखोगे कि भाई एनिमल रहता कहाँ है, बॉडी फॉर्म कैसा है उसका, बॉडी सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसा है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हर पॉइंट में आपको याद करने होंगे, मतलब कि सभी के सभी फाइलम्स जितने भी फाइलम हैं, चाहे वो लोअर नॉन कोर्डेट हो या हायर नॉन कोर्डेट हो या हायर कोर्डेट हो या लोअर नॉन कोर्डेट, कुछ भी हो, कोई भी फाइलम हो, आपको वहाँ पर याद करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखा हमने नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ये तो हमने देख लिया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है। दोस्तों इट इज़ प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं होता, हम ये कह सकते हैं। और बेलेनोग्लोसस हैज़ बोथ, डोर्सल नर्व कॉर्ड भी होती है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होती है बेलेनोग्लोसस के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आईज़ हैं, ठीक है, हमारे ईयर हैं यानी कि कान हैं,
आंखें हैं और नोज़ है, ये दोस्तों हमें सेंस कराते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी चल रहा है। आप यहाँ पर अगर अपने इस मोबाइल में इस बोर्ड को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये सेंस हो रहा है कि हाँ यहाँ पर एक बोर्ड है, यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो सेंस ऑर्गन्स की तरह वर्क कर रही है। आपको सुनाई दे रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, यानी कि आपके जो ईयर हैं वो आपको सेंस करा रहे हैं, मेरी आवाज़ को सेंस करा रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो ईयर है वो भी सेंस ऑर्गन्स। आपके किनारे अगर कोई स्मेल आने लगे तो आपके जो नोज़ है वो एकदम पहचान लेंगे कि यहाँ पर कोई गंदा स्मेल आ रहा है या फिर अच्छा स्मेल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये सेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं। अब इनकी बॉडी में भी तो सेंस ऑर्गन्स होंगे जो कि इन्हें इनके सराउंडिंग, इनका एनवायरनमेंट कैसा है उसको बताएं। तो दोस्तों सेंसरी सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस एक्ट एज ए सेंस ऑर्गन्स, यानी कि इसकी एपिडर्मिस पर जो सेंसरी सेल्स होती हैं वो सेंस ऑर्गन्स की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। पॉइंट नोट हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिप्रोडक्शन, सभी एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब कई सारे ऐसे भी होते हैं एनिमल्स जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं और कई सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम ह्यूमंस बींग्स की बात कर लें तो हम यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। तो इसी तरीके से रिप्रोडक्शन जो है सेक्सेस आर सेपरेट। ये जो हेमिकोर्डेटा है ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि इनका जो सेक्स है वो सेपरेट है, यानी कि मेल और फीमेल बॉडी अलग होगी। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन जनरली हम देखते हैं दो तरह का, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। यानी कि अगर फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फीमेल जो होती हैं वो ओवा रिलीज़ कर देती हैं, ठीक है, एग सेल रिलीज़ कर देती हैं वाटर के अंदर, जैसे हम एम्फीबियंस की बात करें, ठीक है। और मेल जो होता है वो अपने स्पर्म्स भी रिलीज़ कर देता है वाटर के अंदर। तो अब वहाँ पर वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। आपस में जैसे ही एग सेल और स्पर्म मिलेगा वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होगा जो कि वाटर में या किसी अलग मतलब बॉडी से बाहर हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इनके अंदर भी दोस्तों जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट, दोस्तों डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, यानी कि परिवर्धन का क्या मतलब हुआ, क्योंकि वर्ड से ही चीज़ें निकल कर आएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये वर्ड्स याद कर लीजिए, बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन आप अपने आप दे सकते हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे सपोज जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये बात आपको फिक्स पता है कि भाई मेल से स्पर्म रिलीज होगा, फीमेल से एग सेल रिलीज होगा, और ये दोनों जैसे आपस में फ्यूज़ करेंगे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद दोस्तों जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो अब यहाँ पर ये पूछा गया डेवलपमेंट जो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, यानी कि अगर वहाँ पर जाइगोट के बाद अगर वो लार्वा बनता है, ठीक है, उसके बाद एडल्ट बनता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि पहले लार्वा बनेगा तब आगे डेवलपमेंट होगा। लेकिन जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं तो हमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि कोई लार्वा नहीं बनता बीच बीच में, ठीक है, ठीक है। मतलब कोई लार्वा नहीं बनता, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है इसमें टॉर्नेरिया लार्वा बनता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर आप एक नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टर्नेरिया लार्वा दोस्तों इनकी मतलब जो हेमिकोर्डेटा होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर्स जो है फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इनमें बनता है टर्नेरिया लार्वा। यानी कि इसमें जो डेवलपमेंट होगा, हम सीधी बात कहें तो वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। जब भी अगर लार्वा का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, अगर लार्वा की हेल्प से ही आगे जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि लार्वल स्टेज आ रही है, तो अब क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर लार्वा नहीं बन रहा है बीच में, डायरेक्टली बॉडी बन रही है, कंप्लीट एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सिर्फ डेवलपमेंट बाकी है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात होती है, धीरे धीरे शिशु जो होता है वो बड़ा होता है, चाइल्ड जो है वो बड़ा होता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो आई होप ये पूरा जनरल फीचर्स आपका कवर हो गया हो, आप इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा के क्लासिफिकेशन में हेमिकोर्डेटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर नंबर फर्स्ट क्लास है एंटेरोपन्यूप्स्टा, नंबर सेकंड क्लास है टेरोब्रैंकिया, नंबर थर्ड क्लास है प्लैंक्टोस्फोरोइडिया एंड नंबर 4 क्लास है ग्रेप्टोलोइटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास एंटेरोपन्यूप्स्टा के जनरल कैरेक्टर्स की, और इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल लिया गया है? बेलेनोग्लोसस, जिसके बारे में हमें स्टडी करना होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में है बेलेनोग्लोसस। तो नंबर फर्स्ट करेक्टर है कॉमनली नोन एज एकॉर्न और टंग वॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेलेनोग्लोसस को रेतीली कीड़ा भी बोला करते हैं, यानी कि एकॉर्न वॉर्म भी बोलते हैं और टंग वॉर्म्स भी बोलते हैं। नंबर सेकंड है सोलिटरी एंड ब्यूरिंग
वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, ये जो होते हैं अकेले रहते हैं, सॉलिटरी, और ब्यूरिंग मतलब कि बोरोइंग यानी कि बिलों में रहते हैं, ठीक है। और वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स है यानी कि समुद्र में रहने वाले एनिमल्स है, जैसे कि बेलेनोग्लोसस का ही फीचर्स यहाँ पर बताया जा रहा है, आप ये अपने माइंड में रख सकते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। हमने देखा जो बेलेनोग्लोसस की बॉडी है वो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक 3 पार्ट्स या 3 रीजन में डिवाइड रहती है। उसके बाद नंबर 4 आप देखेंगे न्यूमेरस पेयर्स ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स, इनकी बॉडी में जो है यू शेप के कई सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये जो है सांस लेते हैं। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है सेक्स जो होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल जो होता है वो अलग रहेगा। डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, ये डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट भी हो सकता है और विदाउट डायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ टर्नेरिया लार्वा, यानी कि टर्नेरिया लार्वा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है दोस्तों बेलेनोग्लोसस। नंबर 2 क्लास है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया के अगर आप इसके फीचर्स देखें तो ये सीडेंट्री होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, ठीक है। सीडेंट्री का मतलब एक जगह स्थिर रहने वाले, ठीक है, मतलब ज़्यादा हिलने डुलने वाले नहीं होते, एक जगह स्थिर मिल जाएगा वहीं पर जाकर के अपना हैबिटेट बना लेंगे, वासस्थान बना लेंगे। सॉलिटरी यानी कि अकेले रहते हैं, और कॉलोनियल रहते हैं, ठीक है। कभी कभी कॉलोनियल भी दिखाई देगा, जरूरी नहीं कि हर समय अकेले रहें, कभी कभी एक साथ कई सारे एनिमल्स मिल जाते हैं तो उसको कॉलोनियल फॉर्म बना लेते हैं। ट्यूब्यूलिकुलस यानी कि ट्यूब लाइक जो फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक बॉडी स्ट्रक्चर रहती है। एंड मैराइन एनिमल्स होते हैं यानी कि समुद्र में रहने वाले, ठीक है। हमने देखा हेमिकोडिटा मैक्सिमम मैराइन एनिमल्स ही होते हैं, हमने फीचर्स, मेन फीचर्स तो हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद नंबर 2 है प्रोबोसिस विथ सीलिएटेड। इनके जो प्रोबोसिस होता है वो सीलिएटेड टेंटिकल्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है सीलियरी फीडिंग करंट ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और नेवर यू शेप्ड। दोस्तों इसके अंदर हमने देखा जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है वो यू शेप्ड में रहती है, बट इसके अंदर एक पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है इस क्लास के अंदर, यानी कि टेरोब्रैंकिया क्लास के अंदर। इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी आपको करना है ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट भी आप ढूंढ सके, खोज सकें। तो वो डिफरेंस पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके गिल स्लिट्स के अंदर देखने को मिला। क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो एक पेयर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, इसके अंदर मेनी पेयर्स, कई सारी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। इसके अंदर यू शेप्ड की नहीं होती है, इसके अंदर यू शेप्ड की होती हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, इसमें भी सेक्स जो है वो मेल और फीमेल जो होता है वो अलग अलग रहते हैं। इसको दोस्तों फर्दर 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। इस क्लास को, टेरोब्रैंकिया क्लास को दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया, सिफेलोडिस्किसिडिया और दूसरा है रेहेप्डोप्लूरिडिया। सिफेलोडिस्किसिडिया के अंदर जो एग्जाम्पल है जिस एनिमल को लिया गया है वो है सिफेलोडिस्कस, ठीक है, सिफेलोडिस्कस। दोस्तों सिफेलोडिस्कस के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, और रेहेप्डोल्यूरिया के ऊपर भी रेहेप्डोप्लूरा, इसको हम बोलेंगे रेहेप्डोप्लूरा। इस एनिमल के ऊपर भी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके इन दोनों एलिमेंट्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इसका फीचर्स आप देख सकते हैं, गिल स्लिट्स सिंगल पेयर में प्रेजेंट होता है और गोनेट्स सिंगल पेयर्स में, और इसके अंदर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं और गोनेट्स सिंगल पेयर में, ठीक है। तो इसके अंदर गिल स्लिट्स पेयर में प्रेजेंट होंगे और इस ऑर्डर के अंदर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यह है सिफेलोडिस्किसिडिया और यह है रेहेप्डोप्लूरिडिया। इसका एग्जाम्पल है रेहेप्डोप्लूरा, इसके अंदर जो एनिमल है यानी कि हेमिकॉर्डेट है, और इसके अंदर सिफेलोडिस्कस है। आगे है दोस्तों प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। This class is represented by a few small rounded transparent and pelagic larva। दोस्तों इनके अंदर जो लार्वा होता है उसकी फीचर्स की बात की गई है। एलिमेंट्री कैनाल उसका यू शेप्ड का होता है, और द एडल्ट फॉर्म इज येट अननोन। इसका जो एडल्ट फॉर्म है अभी तक जो है अननोन है, ठीक है, नहीं जानते उसके बारे में। चौथा पॉइंट है दोस्तों ग्रेप्टोलिटा। अच्छा, ये 2 क्लासेस तो आपको आपके नोट्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाएंगी, ये बहुत ही कम ही देखने को आपको मिलेंगी क्योंकि इसके अंदर इसको ज़्यादा स्टडी नहीं कराया जाता, ठीक है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ग्रेप्टोलिटा जो बनाया गया है, इसके अंदर एक्सटिंक्ट हेमिकॉर्डेट्स रखे गए हैं, ठीक है। ये कॉलोनियल थे, दीज आर एक्सटिंक्ट कॉलोनियल हेमिकॉर्डेट्स। इसके अंदर इंक्लूड हैं एक्सटिंक्ट जो कि विलुप्त हो चुके हैं, उस तरह के हेमिकॉर्डेट्स को रखा गया है, ठीक है। तो इसको रखा गया है ग्रेप्टोलिटा क्लास के अंदर।
तो ये 4 हेमिकोर्डेटा की क्लासेस हैं और ये जो ध्यान रखना, ये जो टेरोब्रैंकिया है इसको फर्दर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो ये खत्म होता है हेमिकोर्डेटा का क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि हेमिकोर्डेटा का क्लासिफिकेशन और साथ में जनरल कैरेक्टर्स पूछा जाता है, तब आप जो है जो भी जनरल कैरेक्टर्स मैंने बताया आप उसको करेंगे और ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है इसको आप दिखाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना आपको इनके भी फीचर्स लिखने हैं, क्योंकि 7.5 नंबर में एटलीस्ट आपको 4 से 5 पेज कम से कम भरने की कोशिश करें, ठीक है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो और इसी तरह की और भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।